हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस पेगासस करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे एसएससी जीडी का प्रैक्टिस। आपको पता है कि एसएससी जीडी 2024 जो वैकेंसी जिसके एग्जाम अभी 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं और इसमें वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा है, यानी 39,400 प्लस वैकेंसी इसके अंदर है। और इसके अंदर जो मैथ्स का रोल है उसमें आपके 20 सवाल आएंगे और हर एक सवाल 2 नंबर का होगा। 40 नंबर का मैथ्स का पेपर होगा। तो इसी मैथ्स की हम आज से प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखो किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए आपको उसकी एक सटीक रणनीति होनी चाहिए कि पहले हम पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, लास्ट के टाइम अपना रिवीजन और प्रैक्टिस। अगर आपने ढंग से रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं किया है तो आप सिलेक्शन से दूर हैं। तो अगर आपने जितना भी पढ़ा है अब सिलेबस को छोड़ो, अब आपको ओनली ऑन प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुकें वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर डेली 3 से 4 बजे आएंगे, डेली एक एक हम प्रैक्टिस सेट करेंगे और वहीं से आपके मार्क्स इंप्रूवमेंट हो जाएंगे। ठीक है। इसी तरह से हम लगातार एग्जाम खत्म हो गए तब तक डेली लाइव क्लास लेके आएंगे, जिसके अंदर अपन प्रीवियस ईयर सवाल भी होंगे, कुछ नए सवाल भी आपको मिलेंगे। इस तरह से एक बेहतरीन क्लास के साथ में हम डेली के डेली प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। हाँ जी, सभी को गुड इवनिंग। तो देखो, इसको स्टार्ट करेंगे उससे पहले सभी लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड लाइक, और वीडियो खत्म होने के बाद में आपको कमेंट भी करना ही है। ठीक है, चलिए। तो देखो, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हर एक सवाल को आपको अच्छे ढंग से समझना है, पढ़ना है और उसको सॉल्व करने की भी आपको कोशिश करना है। मैं भी आपको सॉल्व करवाऊंगा। आप भी ट्राई करो कि कोई सवाल हो सकता है कि मेरे से भी आप जल्दी सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ को मैं समझाऊंगा आपको डिटेल्स में। अब ऐसे नहीं होगा कि एक सवाल को बस जैसा सवाल है उसी पर बात कर लेंगे, इसके आसपास की चीज़ों पर भी बात करेंगे, ताकि एग्जाम्स में कुछ उस सवाल से रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें पूछी जाएगी तो भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। तो आज की क्लास का पहला सवाल आपके सामने है। आपको बोल रखा है कि अगर एक आदमी एक वस्तु को 20% लॉस पर बेचता है तो उससे कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। देखो, ये रेशियो तो आप तभी निकाल पाओगे जब आपको ऑलरेडी पता होगा कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। तो हमको पता होना चाहिए क्रय मूल्य क्या होगा, जिस रेट पर हमने कोई चीज खरीदी है। विक्रय मूल्य क्या होगा, जिस रेट पर हम कोई चीज बेचेंगे। तो मान लो कि आपने कोई चीज खरीदी है 100 रुपए के अंदर और आपने इसको 20% लॉस पर बेच दिया है। किसका लॉस? कॉस्ट प्राइस का। 100 वाली चीज को हमने 20% का अगर लॉस में बेचा है तो लॉस कितना होगा? अभी 100 का 20%। तो आप बोलेंगे 100 का 20% भाई 20 ही होगा, 20 ही होगा। तो 100 में से 20 हम कम में बेचेंगे, इसका मतलब बेचा कितने में? 80 के अंदर। तो आप लोग बोल सकते हैं कि 100 में कोई चीज खरीदी है और इसको हमने 80 के अंदर बेचा गया है। तो 100 से 80 का रेशियो क्या हो जाएगा? देखो, इसमें 20 का भाग जाएगा 5 बार, इसमें 20 का भाग जाएगा 4 बार। अनुपात कितना आ जाएगा? 5:4। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये तरीका लगाते हैं। ठीक है। अब देखो, जिन लोगों ने परसेंटेज फ्रैक्शन थोड़ी बहुत और भी अच्छी ढंग से पढ़ रखा है उनके लिए सवाल करना और इजी हो जाएगा, इतनी सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं होगी। देखो, वो कैसे करेंगे। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि 20% का जो फ्रैक्शन यानी भिन्न के अंदर जो मान आएगा, 20/100 का मतलब कितना होता है? 1/5। बड़ी वैल्यू है 20%। इसी को अगर अपन फ्रैक्शन में लिखना चाहें, छोटी वैल्यू में लिख सकते हैं 1/5। तो आप बोला कि अगर हमने कोई चीज को 5 में खरीदा है, कोई चीज को 5 में खरीदा है तो 1 में कम बेचेंगे, तो बेचेंगे कितने में भाई? तो आप 5 वाली 1 कम बेचोगे 4 में, तो सीधा रेशियो आ जाएगा 5 से 4। ठीक है। तो फ्रैक्शन मेथड याद करोगे जल्दी से आंसर आ जाए, क्योंकि देखो इसमें तो हमने बेसिक से सॉल्व कर लिया, जितना लॉस होगा उतना कम कर लेंगे, बाकी वाले हम चीज को बेच सकते हैं। इसी तरह से मान लो कि कुछ और भी डाटा आ जाए आपको। ठीक है, मैंने बोला था पहले ही कि हम इस प्रैक्टिस सेशन को इस तरह से करेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी सवाल आ जाए हम हर एक सवाल को कर लेंगे। देखो, और मान लो आपको ऐसे दे दिया जाए कि 10% लॉस है, तो हम क्या करेंगे? इसका फ्रैक्शन मान कितना होता है? 1/10। तो सीपी और एसपी का रेशियो बन जाएगा कि 10 पर 1 का लॉस होगा, तो 10 से 9। बात समझ आ रही है? ऐसे ही अगर आपको दे दिया जाए मान लो कि 12.5% का प्रॉफिट, तब रेशियो क्या बनेगा?
तो हमको पता होना चाहिए कि 12.5% का प्रॉफिट का रेशियो यानी 1/8। तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या बन जाएगा, 8/1 का प्रॉफिट होगा तो 8 से 9 लिखेंगे। क्लियर, आई बात समझ में सबको? ठीक है, जरूरी नहीं हमेशा आपको 20 ही रहे, तो ऐसे कोई भी नंबर आ सकते हैं जिनका फ्रैक्शन याद होगा, हम जल्दी से सीपी एसपी का रेशियो बना सकते हैं। क्लियर है बात सबके लिए? ठीक है। अब देखो इसके अलावा भी एक चीज और समझो कि मान लो यहाँ पर 12.5 की नहीं देकर कोई और चीज दे दे, आपको दे दे 37.5% प्रॉफिट, तब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या रेशियो बनेगा? तो हमने देखा कि भाई इस 37.5 का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 3/8 होता है। तो सीपी से एसपीएन क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य का रेशियो क्या बनेगा, आपको देखना होगा कि 8/1 का प्रॉफिट, 3 का प्रॉफिट है तो 8/3 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11। 8 और 3 11 बन जाएगा। तो रटना ये भी मत कि एक एक घटाते बढ़ाते हैं, क्योंकि इसका फ्रैक्शन 1/5 था तो हमने 5 पर 1 घटाया, इसमें 1/10 था इसलिए 10 पर 1 कम किया। यहाँ 8 3/8 है तो 8 पर 3 जोड़ेंगे, अगर लॉस होगा 3 घटाकर 5 लिख देते हैं। बताओ कि अब सारी बात समझ आई कि नहीं आई? हर एक सवाल को इसी तरह से समझना है विथ एग्जाम्पल, ताकि और भी डाटा चेंज करके सवाल आ जाए तो आपको एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, रटने का कंसेप्ट ही खत्म कर देना, सीधा मैथ है, हर चीज समझना है। क्लियर है सबके लिए? चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल पढ़ो आप लोग, बहुत ही आसान आसान सवाल है। आपको बोला है कि पी का पी परसेंटेज 225, पी का पी प्रतिशत 225 है, तो पी स्क्वायर किसके बराबर है? तो भाई जैसा हमको देर का है वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे तो अपना आंसर 100% आ जाएगा कि पी का पी प्रतिशत कितना है, 225। अब आप सब लोगों को पता है कि प्रतिशत हटाएंगे तो 100 का भाग देना पड़ेगा, ये काम भी हो गया। ठीक है, अब जब दो नंबर एक जैसे होंगे तो स्क्वायर करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, स्क्वायर बन जाएगा। और ये 100 जो डिवाइड में है दूसरी तरफ जाएगा तो क्या गुणा में नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो जैसे हमने 100 से गुणा करोगे आंसर क्या आ जाएगा, 22,500। तो सीधा ऑप्शन देखो 22,500 कौन सा हो गया, ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान सा सवाल था, ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं था, और ये ऑलरेडी एसएससी से जीडी के अंदर पूछा गया सवाल है। ठीक है, देखो इसके साथ मेरे को याद आ रहा है कि अगर हम स्क्वायर की बात करें, यहाँ पर जो स्क्वायर हुआ है ना, तो देखो अगर ये बात ये ध्यान रख लेना, आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना पड़े, जैसे मान लो कि आपको 15 का स्क्वायर निकालना पड़े, तो हमने देखा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। एक के बाद क्या आता है, 2, 2 एकम 2। जैसे मैं और नंबर लिखूं 35, इसका स्क्वायर निकालना पड़े, आपको पता 5 का मतलब कितना हो जाएगा, 25 स्क्वायर होता है। और 3 के अगर नंबर 4 आता है, 4 इंटू 3 12। तो ऐसे कोई भी 2 डिजिट का नंबर जिसका लास्ट का अंक 5 होगा तो उसका हम स्क्वायर निकालने के ये तरीके भी जानते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक और एग्जांपल लिखूं, 65 का आपको स्क्वायर करना पड़े, तो आप देखो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 5 का वर्ग 25। और 6 के बाद नंबर आता है 7, 7 इंटू 6 42। तो सीधे आप लोग आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि वापस कभी रूट भी पूछ ले, यहाँ तो आपको स्क्वायर पूछा है, कभी रूट पूछ ले तो ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, यहाँ तक की बात है, क्लियर है मामला सब तक? ठीक है, ओके। चलो अभी अगला सवाल आप लोग पढ़ेंगे और इसको समझो। इसको पढ़ो सभी लोग। आपको बोला है कि एक व्यापारी अपनी वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 50% ज्यादा अंकित करेगा, उसके बाद 20% का डिस्काउंट देता है। तो आप लोगों ने देखा है कि जब भी हम कोई सामान खरीदने जाते हैं, मान लो कि आपने शर्ट खरीदने गए या अपने कपड़े खरीदने गए, तो आप जिस शोरूम पर जाओगे उस पर एक टैग लगा होता है कि भाई ये जींस 2000 की है, 1500 की है, 500 की है, 1000 के जो भी है, उस पर लिखा होता है ना। इसका मतलब क्या, ये उसका ओरिजिनल प्राइस है? नहीं, वो तो उस दुकानदार ने लिखा है ना कि भाई इतने मैं बेचने वाला हूँ, भले ही वो कितने की भी हो जाए। तो इसमें समझना कि क्रय मूल्य अलग होता है, ठीक है, और मार्केट प्राइस अंकित मूल्य अलग होता है।
और विक्रय मूल्य अलग होता है। तीनों बातें ध्यान रखना है। ठीक है भाई, क्रय मूल्य अलग होता है और एक होता है अपने पास में अंकित मूल्य, और एक होता अपने पास में विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य। तो आपको बोला है कि इस आदमी ने इसकी प्राइस क्रय मूल्य से 50% ज्यादा लगा रखा है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि अगर मान लो कि ये चीज 100 रुपए में बनी है, तो वो आदमी बोलेगा कि 150 में बनी है, क्योंकि वो 50% सीधा ही ज्यादा रखने वाला है। 100 वाली चीज कितने में बचाएगा? 150। फिर बोलता है कि भाई 150 पर मैं आपको डिस्काउंट देता, आपको राजी करने के लिए। तो डिस्काउंट कितने का दे रहा है? 20 का। तो अगर हमने इस पर 20% का डिस्काउंट लगा दिया, तो आप लोग बता सकते हैं ना सीधा सा कि 150 का 20% कितना हो जाएगा? तो आप लोग बोल दोगे भाई 0 से 0 कट गया, 15 × 2 30, 30 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है 150 पर। तो हमने खरीदा कितने में या उसने बेचा कितने में? 120 में। ठीक है, रियल में वो वस्तु कितने की है? 100 रुपए की। उस आदमी ने 50 रुपए ज्यादा बताया है, फिर उस पर 20% का डिस्काउंट यानी छूट देने की बात करी है। तो हमने खरीदा कितने में? 120 में। लेकिन फिर भी उस आदमी को प्रॉफिट कितना नजर आ रहा है आपको? 100 में बनाई, 120 में बेची, यानी प्रॉफिट कितने का हो गया? जो इसको प्रॉफिट लाभ हो रहा है वो 20 का हो रहा है 100 पर। तो परसेंटेज में देखोगे तब भी कितना हो जाएगा? 20 का ही रहेगा। तो इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। समझ आई सबकी? तो आप इस तरीके से समझेंगे तो कोई तरह का डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखना, सीपी, एमपी, एसपी। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिस क्लासेस चलेगी हर उस बच्चे के लिए कामयाब रहेगी, चाहे उसने सिलेबस पढ़ा है, चाहे डायरेक्टली प्रैक्टिस क्लास पर आ जाएगा ना, फिर भी वो 40 में से 30 नंबर तो ले आएगा। और जिसने पहले से सिलेबस पढ़ रखा है और अभी प्रैक्टिस क्लास से कर लेगा, तो 40 में से 40 नंबर आएंगे, 100% गारंटी है। ठीक है, बस आपको कंटिन्यू करना है, डेली की डेली सवाल प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है भाई, तो इसमें ध्यान रखना हमेशा कि जो भी डिस्काउंट होता है वो हमेशा मार्केट प्राइस पर होता है, यानी अंकित मूल्य पर होता है। प्रॉफिट और लॉस होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। ठीक है, जैसे आप कभी भी जाते हैं शोरूम पर, जो भी टैग लगा होता है उसी पर आपको डिस्काउंट दिया जाता है। ओरिजिनल चाहे कितने में बनी आपको कौन बताता है? ठीक है, चलो अगला सवाल पढ़ो, 4 नंबर आप लोग। अगला सवाल है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 14 साल में 3.5 गुना हो जाएगी, तो उसी रेट से 28 साल में कितने गुना हो जाएगी? 14 साल में 3.5 गुना, तो 28 साल में कितना गुना हो जाएगी? चलो एक बात बताओ, मान लो कि आपका जो प्रिंसिपल है वो है 100 रुपए का। अब मैं बोलूं कि ये इसको 3 गुना कर दो, आपको इसको 3 टाइम्स करना, 3 गुना करना है, तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? अब 300 रुपये होगा कि नहीं होगा बोलो? अगर 100 रुपए को 3 गुना लिखा जाए तो अमाउंट कितना होगा? 300 रुपये। तो मान लो आपने किसी को 100 रुपए दिए हैं और उसने आपको वापस 300 रुपए दिए, तो अमाउंट इसका 3 गुना तो हो गया, लेकिन जो इसमें ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है आपको? 200 रुपये। भाई 100 रुपये तो हमने दिए हैं, वो तो वापस मिलेंगे ही मिलेंगे, 200 रुपये जो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वही आपका ब्याज है। तो सीधा सीधा ये समझो कि प्रिंसिपल से अमाउंट अगर 3 गुना होगा तो ब्याज इसमें से 2 गुना होगा। अगर प्रिंसिपल से अमाउंट 4 गुना लिख दें, ठीक है, अगर यहाँ पर मैंने 400 रुपये लिख दिए तो ये सीधा सीधा 4 गुना हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन ब्याज की बात करें तो ब्याज कितना मिल रहा है इसमें भी? 300 रुपये। यानी अमाउंट जितने गुना होगा ब्याज उससे 1 गुना कम होगा। ठीक है, 400 रुपये अगर, मतलब 100 रुपये अगर 400 बन रहे हैं तो ब्याज आपका 300 मिल रहे हैं। तो ऐसा ही आप इस सवाल में समझो, अगर 14 साल में वो अमाउंट 3.5 गुना हो जाएगा, इसका मतलब ब्याज कितना मिलेगा? 2.5 गुना। बात क्लियरली समझ आई आपको? ठीक है, तो ये बात समझो आप लोग।
कि अगर उसको 14 साल के अंदर जो ब्याज मिल रहा है वो 2.5 गुना है, 14 साल के अंदर ब्याज कितना मिलेगा? 2.5 गुना। ये 2.5 गुना क्यों हो गया 3.5 से, आपको पता चल गया। क्योंकि हमेशा वन टाइम प्रिंसिपल खुद होता है, इसलिए 4 गुना अमाउंट होगा तो ब्याज 3 गुना होगा, 5 गुना होगा 4 गुना, यानी एक कम कर लेंगे। तो 3.5 में से एक कम किया, कितना हो गया? 2.5 गुना। पहली बात तो ये होगी। अब दूसरी बात, साधारण ब्याज हर बार बराबर बराबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पहले साल जितना ब्याज मिला उतना ही दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, लगातार साल में बराबर बराबर ब्याज मिलता होगा कि नहीं होगा? भाई आप लोगों ने घर में कहीं ब्याज से पैसे दिए होंगे या फिर किसी से लिए होंगे शादी ब्याह काम के अंदर। तो आपने जो ब्याज के पैसे चुकाए हैं, अगर ये प्रिंसिपल फिक्स रहेगा तो हर बार बराबर बराबर होगा ना। ठीक है। तो वैसे ही देखो कि अपने को 14 साल का मामला पता है कि 2.5 गुना ब्याज है, तो 28 साल में कितना होगा? 28 कितना होता है? 14 का डबल नहीं होता है क्या? भाई 14 का डबल है 28, तो ब्याज भी डबल हो जाएगा। तो ब्याज कितना हो जाएगा? 5 गुना। ढाई का डबल कितना हो जाएगा? 5 गुना। तो हमने देखा कि ब्याज अगर 5 गुना होगा तो वो राशि कितने गुना हो जाएगी? 6 गुना। ठीक है। ब्याज 5 गुना तो अमाउंट 6 गुना हो जाएगा। तो बस यही कंसेप्ट आपको याद रखना हमेशा। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए आपको। चलो भाई अगला सवाल पढ़ो आप लोग अब, इसको समझो। हर एक सवाल में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है। इस तरीके से अपन अगर 10 क्लास भी कर लेना तब भी अपना कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा 2 बार। क्योंकि इस एसएसजीडी में मैथ के ज़्यादा टॉपिक नहीं, अर्थमेटिक अर्थमेटिक वाले टॉपिक है जिसमें से ज़्यादा सवाल आते हैं प्रॉफिट परसेंटेज एंड टाइम एंड वर्क इससे। ठीक है, इंटरेस्ट वालों से। अब देखो अगला सवाल पढ़ो। एक कार ने अपने निर्धारित समय से 42 मिनट पहले चलना शुरू किया, लेकिन 210 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ी। तो बताओ कार की सामान्य चाल क्या होगी? देखो एक बात बताओ मेरे को, जो अपने पास टाइम निकालते हैं, तो आपने सभी ने अगर सिलेबस पढ़ा है तो फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यही तो पढ़ते हैं आप लोग। टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यही पढ़ते हैं भाई सब लोग, दूरी बटे चाल। ठीक है। तो आपको बोला है कि 42 मिनट पहले चलना स्टार्ट किया। देखो जिस टाइम से हमेशा जाता है, मान लो कि आज हमेशा आप लोग हमेशा घर से कोचिंग जाते हैं, 10 बजे रवाना होते 11 बजे पहुंच जाते हैं, एक फिक्स टाइम हो गया। किसी दिन आपने 42 मिनट पहले, मतलब आपने 10 बजे से 42 मिनट पहले चले और फिर भी 11 बजे पहुंच रहे हैं, इसका मतलब टाइम ज्यादा नहीं लगा कि आपको जो एक्स्ट्रा चल रहे हैं वो टाइम ज्यादा लगा है। तो उसी टाइम का हम यूज करेंगे कि भाई आपको जब टाइम ज्यादा लगा तो आपने अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया गया। तो आप जा रहे हैं 210 किलोमीटर। हमेशा की आपकी जो स्पीड है वो हम मान लेते हैं कि भाई आपकी जो हमेशा की स्पीड है वो रहेगी x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। तो आपकी आज की स्पीड क्या हो जाएगी? x-10। आज जितना भी टाइम लग रहा है, हमेशा जितना भी आपको टाइम लगता है उससे आपको 42 मिनट ज्यादा टाइम लगा है। तो 42 मिनट को घंटों में चेंज करेंगे, डिवाइड किसका करेंगे? 60 का। तो ये इक्वेशन बनेगी अब इस सवाल के अंदर। टाइम में से टाइम घटाएंगे तो टाइम का अंतर आ जाएगा। आज का टाइम, पहले का टाइम, 42 मिनट का अंतर आ रहा है। अब इसको सॉल्व करोगे तो अपने पास आंसर आएगा। ठीक है। इस पूरे को आप लोग कैलकुलेट करोगे तो अपने पास में आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको पता है कि ये तो कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। नंबर कट भी रहे हैं लेकिन फिर भी अपने पास कैलकुलेशन करेंगे ही करेंगे। तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बनेगी। तो तरीका थोड़ा सा लेंथी जा रहा है ना। चलिए, तो अब इनसे निपटने के लिए हम एक काम करेंगे। एक और तरीका बताऊंगा आपको। ये भी तरीका एकदम सही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन अपने पास में ज़्यादा है। अब देखो सेकेंड मेथड हम क्या अपनाएंगे?
देखो सेकंड मेथड एक फिक्स फॉर्मूला है कि अगर हम जब भी स्पीड के अंदर चेंज करेंगे, पहले वाली स्पीड और बाद वाली स्पीड, दोनों स्पीड में कुछ चेंज होगा तो टाइम में बेसिकली फर्क आएगा ही आएगा, और दूरी अपनी फिक्स होगी। तो उसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? देखो फॉर्मूला ये होगा, दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई, पहले वाली स्पीड और बाद वाली स्पीड, दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई, डिवाइड में हम लिखेंगे दोनों स्पीड का अंतर। ठीक है, दोनों स्पीड का अंतर मल्टीप्लाई हम करेंगे टाइम का डिफरेंस, यानी समय का अंतर कितना आ रहा है, बराबर अपने पास आ जाएगी डिस्टेंस। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर अपना जल्दी से आ जाएगा। ठीक है, इसी मेथड से वो फॉर्मूला बनेगा, लेकिन हम फॉर्मूले के थ्रू जल्दी सॉल्व कर लेंगे। देखो तो अब आप लोग बोलेंगे, मान लो कि पहले वाली स्पीड x होगी, तो बाद वाली हो जाएगी x-10, क्योंकि 10 किलोमीटर प्रति घंटा हम कम करेंगे तो दोनों स्पीड के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 10 आएगा, क्योंकि हमने 10 किलोमीटर कम करी है। टाइम का अंतर कितना होगा, 42 मिनट का, मिनट को चेंज करो घंटों में, दूरी कितनी है, 210। ठीक है, चलो आगे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो आपने देखा 42 से 21 कट जाएगा, 2 बार, 2 से 10 कटेगा वापस 5 बार, और इधर क्या बच गया, x इंटू x माइनस टेन इक्वल, ये देखो 60 और 10, 600 × 5, ये हो जाएगा अपने पास में 3000। अब देखो x और x-10 अगर 3000 आएंगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 50 × 60। देखो हिट एंड ट्रायल, 3000 को कैसे तोड़ सकते हैं 10 के गैप में, 50 और 60 में, 50 को 60 से गुणा करो क्या बनेगा, 3000। इसका मतलब ये हो गया कि आपकी पहले वाली स्पीड 60 होगी तो 10 घटाओगे बाद वाली 50 होगी। आपसे कौन सी पूछी है, सामान्य चाल, सामान्य चाल कितनी होगी हमेशा, 60। तो ऐसे सॉल्व करना है। तो एक अच्छा सवाल था, आप ये फॉर्मूला जरूर नोट करना ताकि एग्जाम में जल्दी से आंसर आ जाएगा। और फिर ये भी ध्यान रखना, यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक आपको नहीं बनानी है, कोशिश करना कि इस नंबर को कैसे तोड़ पाएंगे। ठीक है, तो इस मेथड की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको एग्जाम में, सीधा सा आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जितना होगा उतना हर एक सवाल को अपन आसान बनाएंगे। ठीक है, अभी जितने भी दिन बाकी बच गए हैं, अभी आपको स्मार्ट स्टडी करने का काम है, हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। चलो देखो अगला सवाल पढ़ो। इसमें आप बोला है कि आपने एक बैग को 5688 में बेचने पर एक आदमी को 10% का लॉस हुआ है, अगर हमें 20% का प्रॉफिट चाहिए तो इसको कितने में बेचना पड़ेगा? पहले बेचा तब आपको 10% का लॉस हो गया। तो आप लोगों को एक बात पता होगी कि हमने जितने में भी कुछ चीज खरीदी है, जो भी अपना कॉस्ट प्राइस है वो अपने आप का 100% होता है। कोई भी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य अपने आप का हमेशा 100% होता है। अगर आप लोग को इसमें 10% का लॉस होगा, अगर हमको 10% का लॉस होगा या हानि होगी, उस केस में आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 से 10 कम हो जाएगा। विक्रय मूल्य अब कितना हो जाएगा, 90%, क्योंकि 10 का लॉस होगा किसमें, 100 में से, 100 में से 10 घटाओ, 90 बच के। और आपको पूछा अगर 20 का प्रॉफिट हो गया तो भाई क्या होगा, अगर 20% का लाभ हो गया तो आपको पता चला कि यही सेलिंग प्राइस 120 हो जाएगा। प्रॉफिट होगा तब तो बढ़ जाएगा और लॉस होगा तब घट जाएगा। बात समझ आ गई यहाँ तक के? कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, लॉस होगा तो कम कर देंगे, प्रॉफिट होगा तो ज्यादा बढ़ा देंगे। अब आपको बोला है कि यहाँ जब लॉस होगा तब हमने कितने में बेचा है, 5688। कितने बेचा है, 5688। तो सीधा सीधा अब आप लोग ये बोल सकते हैं कि जो 5688 है वो तो वैल्यू है 90 की, क्योंकि इस सेलिंग प्राइस जहां पर लॉस हो रहा है आपको किसकी वैल्यू चाहिए, 120 की। क्यों, क्योंकि यहां पर चाहिए 20% का प्रॉफिट। तो 90 का मान देर का है, 120 का मान निकालना है। ठीक है, एग्जाम में इतना ही करना है कि भाई 10 का लॉस इसका मतलब 90 बच गया, 20 का प्रॉफिट इसका मतलब 120 चाहिए। अब इसको करो कैलकुलेट, 0 0 काट दे, या देखो 30 के काट दे डायरेक्ट, 3 बार भाग जा रहा, 30 का भाग जा रहा 4 बार, और काटो 3 का भाग, 3 से कट रहा है, देखो 1 बार गया, बच के 2।
26 में 3 का भाग 8 बार बच के 24, फिर 2 28 यानी 3 का भाग 9 बार जाएगा 27, और 18 में 3 का भाग 6 बार। 1896 को 4 से गुणा करो, कितना हो जाएगा? 6 इंटू 4 24, कैरी 2, 9 इंटू 4 36 और 2 38, कैरी 3, 8 इंटू 4 32 और 3 35, कैरी 3 और 4 7, 7584। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें डायरेक्टली अपने दिमाग में कैलकुलेट करनी है, एग्जाम बस इतना ही लिखना होता है रफ कॉपी में। ठीक है, फटाफट कैलकुलेशन कर लेनी होती है। अगला सवाल देखो आप लोग। अगला सवाल में आपको बोला गया है 12 संख्याओं का औसत 60 है, 12 नंबर का एवरेज 60 है, पहली 5 संख्याओं में से 12 घटा दिया जाए, अगली 7 संख्याओं में 10 जोड़ दिया जाए, तो एवरेज में क्या फर्क पड़ेगा या नया एवरेज क्या होगा? देखो, अगर हम एवरेज में से बराबर बराबर नंबर जोड़ते हैं या बराबर बराबर नंबर घटाते हैं तो एवरेज उतना ही चेंज होता है, जितना कम करते उतना कम हो जाता है, बढ़ाते हैं उतना बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर सभी नंबर की बात नहीं हुई, पहले 5 अलग होगी, लास्ट वाली 7 अलग होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, देखो क्या करना है, नंबर तो हम बढ़ा नहीं रहे हैं, 12 के 12 ही हैं, तो इन 12 नंबर का एवरेज कितना है? तो इन 12 नंबर का एवरेज आपको देकर 60 है। ठीक है, 12 नंबर का एवरेज 60 है। हमने क्या किया, पहले 5 नंबर है उसमें से 12 12 घटाया है, तो सभी 5 नंबर में से कितना माइनस कर लेंगे हम? 60 नंबर। अगले 7 नंबर है उन सभी में हम 10 10 जोड़ेंगे, इसका मतलब हमने कितना ऐड कर दिया? 70। पहले वाली 5 संख्याओं में से 12 12 घटाते गए, कितना कम कर दिया? 60। बाद वाले 7 नंबर में 10 10 जोड़ते गए, कितना जुड़ गया? 70। इसका मतलब टोटल अपने ओवरऑल देखा जाए क्या हो रहा है भाई, कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? तो हमने देखा कि 70 बढ़ाया है, 60 घटाया, 10 ओवरऑल बढ़ रहा है, 10 आंसर पॉजिटिव है। तो सीधा सा नया एवरेज निकाल लो। न्यू एवरेज क्या हो जाएगा अपना, कि 60 तो पहले से था ही, यहाँ जितना भी एक्स्ट्रा बच रहा है 10, और इसी को वापस एवरेज में कन्वर्ट कर लो, 12 लोगों में बांट दो, जितने लोग होंगे टोटल संख्या होगी उसका वापस डिवाइड कर दो। ठीक है, क्या करना है एक बार फिर से समझ लो। टोटल का एवरेज ठीक है, कितनी संख्या में कितना कितना घटाना है वो लिख लो, फिर बाकी वाले में कितना कितना जोड़ना है वो लिखो, फिर देखो ओवरऑल 60 माइनस प्लस 70 कितना बचा, प्लस। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, जो भी पहले वाला एवरेज है उसमें जोड़ेंगे कितना, जितना यहाँ पर बच गया, डिवाइड किसका करेंगे, जितने टोटल संख्या है। तो करो कैलकुलेट भाई, 60 प्लस 10/12, तो 10 में 12 का भाग जाता तो है नहीं, कितनी बार जाएगा? 0.100 में 8 का 12 का भाग 8 बार, तो 60.8, यानी ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे और कैलकुलेट कर लो, तो 60.83। ठीक है, ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो फिर पूरा आगे डेसिमल तक लिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है सबके लिए? तो मेरे ख्याल से आप सबको सभी को ये चीजें समझ आई होगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं आप लोग। देखो, अगला सवाल बेसिक सा सिंपलीफिकेशन है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे गलतियां कर लेते हैं। देखो क्या है कि डिवाइड मल्टीपल ब्रैकेट कब कैसे क्या सॉल्व करना है, तो आपको बोर्ड मास का रूल सबको याद है ना, कि बोर्ड मास कैसे अप्लाई करना होता है, सबको याद है ना भाई? बोर्ड मास, बी का मतलब होता है ब्रैकेट एंड कोष्टक जितने भी हैं, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन इन पहले भाग देना, एम का मतलब गुणा करना, ए का मतलब जोड़ना, और लास्ट में है घटाना। तो इसके अंदर एक तो ब्रैकेट है, एक भाग देना और एक गुणा देना, तीन ही अपने पास सिंबल है। अब इसी को आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो, सबसे पहले सॉल्व होगा ब्रैकेट, तो 0.5 के अंदर भाग देना है आपको, इन दोनों को पहले सॉल्व करो ब्रैकेट, तो 5 को 5 से गुणा करो, 25, दो डेसिमल है इसलिए 0.25 अपने पास आ जाएगा। ठीक है, नीचे वाले में क्या करेंगे, पहले भाग देंगे, क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व करना है। 0.5 में 0.5, सेम संख्या में सेम का भाग हमेशा एक बार जाता है, एक बच गया, मल्टीप्लाई कितना होगा? 0.5। और आगे कैलकुलेट करो भाई। अब हम पहले ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं डिवाइड में, क्या लिखोगे आप लोग? 0.5, और इसके डिवाइड में है 0.25। देखो एक बात बताऊं आपको, जब भी हम इस तरह से कोई नंबर लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा 2/3
बटे में लिखा मैंने 5। तो इसका मतलब ये होता है कि ऊपर 2 बचेगा, ये 3 भी 5 के साथ में आ जाएगा। फ्रैक्शन में ऐसे कोई नंबर लिखे हैं कि ऊपर न्यूमरेटर में भी डिवाइड है, तो वो डिवाइड वाला नंबर नीचे वाले के साथ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो डिवाइड में है, ये नीचे वाले के साथ में होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो अपना जो ऊपर क्या बचेगा? 0.5। नीचे भी क्या, 1 से गुणा करोगे 0.5, और ये भाग वाला यहाँ नीचे आ जाएगा 0.25। तो ये देखो दोनों दोनों आपस में कट गई, क्या बचा? ऊपर 1 बच गया, नीचे बचा 0.25। अब ऐसा कोई ऑप्शन है? ऐसा तो नहीं है। एक काम करो, इसको पॉइंट को हटाओ, तो ऊपर 2 जीरो लगा देंगे। 100 में 25 का भाग कितने बार जाएगा? 4 बार। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, छोटी सी कैलकुलेशन है, बस आपको आराम से सॉल्व कर लेना, कोई तरह की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फिर से एक कैलकुलेशन वाला सवाल आ गया, तो आपकी थोड़ी सी टेबल वगैरह याद करनी पड़ेगी ताकि कैलकुलेशन आप लोग जल्दी से कर पाओ। देखो, 13 को 12 से गुणा करो, कितना होता है? 13 इंटू 12, 156 हो गया। 12 इंटू 11, 132। अगला देखो, 14 इंटू 15, कितना होगा भाई? 140 और 70, 210। अगला देखो, -13 इंटू 9, 117। और फिर प्लस में है 19 इंटू 15, 15 इंटू 19 कितना होगा भाई? 15 यानी 150, 15 इंटू 9, 135, 135 और 150, 285। तो इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना जल्दी से आना चाहिए। छोटे छोटे नंबर है, टेबल याद होते हैं, जल्दी से कर लेते हैं। अब देखो घटाओ भाई, तो देखो ये 210 माइनस का है, इसमें से घटाएं कितना बचेगा? 10 घटाओगे इससे कितना बचेगा? 75। ठीक है, और फिर यहाँ से 117 घटा देते हैं 132 में से, तो कितना बचेगा? 13 और 2 15। तो जोड़ लो भाई, अपने पास पॉजिटिव नंबर कितने बचेंगे? 156 प्लस 15 प्लस 75। तो 75 और 15 90, 90 और 156 हो जाएंगे 246। 246 कहाँ है? डी ऑप्शन के अंदर। ठीक है, इस तरह से जोड़ने घटाने हैं सीधे से। आप लोग जो प्लस है उसे माइनस वाला काट के लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आप चाहें तो प्लस प्लस वाला को एक साथ कैलकुलेट कर दो, नेगेटिव वाले एक साथ करके फिर घटा लो, तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे आना चाहिए आपको, काटना पीटना। ठीक है, यहाँ तक की बात है। चलो भाई अगला सवाल पढ़ो आप लोग। अगले सवाल में आपको बोला है कि 110 लीटर की मिक्सचर में पानी और दूध का रेशियो 4 से 7 है। पानी और दूध का रेशियो 8 से 7 बनाने के लिए मिक्सचर में कितने लीटर पानी मिलाना होगा? रेशियो बदल कर लिखना होगा, तो अपने कुछ मिलाना भी पड़ेगा। देखो, क्या क्या चीज आपको दे रखी, इसमें दो चीजें, एक तो है पानी और एक है दूध। पानी और दूध, दो चीज है। पहले इसका रेशियो है 4 से 7, बाद में इसका रेशियो है 8 से 7। देखो, रेशियो वाले सवाल आते भी बहुत हैं, और सॉल्व करना भी बहुत आसान है, ज्यादा कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। देखो यहाँ पर आपको बोला है कि रेशियो इससे इसमें बदलना है, ठीक है, लेकिन चेंज क्या करना है? पानी मिलाना है। क्या दूध मिलाने की बात हो रही है? नहीं, पानी तो मिलाना है, दूध मिलाना नहीं है। तो दूध का रेशियो 7 है, बाद में भी 7 है, और ये होना भी चाहिए। जब नहीं होता तब बराबर करना पड़ेगा, यहाँ पर बराबर है, ठीक है। अब देखो, पानी 4 से 8 कितना चेंज हुआ रहा है भाई? भाई 4 यूनिट से 8 यूनिट कितना चेंज कर रहे हैं? 4 यूनिट। तो इसका मान आपको चाहिए। और पहले कितना है? 4 और 7, टोटल 11 यूनिट है, इसका मान आपको देर का 110। ठीक है, दूध और पानी मिलाकर 11 यूनिट हो रहा है, जो कि रियल में 110 लीटर है। तो 11 का मान 110, तो एक का मान कितना हो जाएगा अभी? 10 लीटर। और यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है वो 4 लीटर का है, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 40 लीटर। तो हमको 40 लीटर पानी मिलाना होगा, तब जाके रेशियो 4 से 8 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? तो बस यही तरीके आपको ध्यान में रखने हैं। चलो अगला सवाल देखो आप लोग।
अगला सवाल देखो, आपको बोला 15,000 की धनराशि को 2 वर्षों के लिए 12% की रेट से चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है, तो उसमें चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर अगर आपने ऑनलाइन मेरे से पढ़े हैं तब तो आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट मिला होगा। देखो वो रेशियो वाला फ्रैक्शन वाले सारे मेथड फीके पड़ जाते हैं जब ये वाला मेथड समझते हैं आप, ट्री मेथड वाला। देखो आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, ब्याज का ब्याज लगाना, यही तो होता है ना। तो पहले साल बात करूं क्योंकि आपको 2 साल यहां पर बोला गया है, ठीक है। आपको यहां पर 2 साल का ब्याज निकालना है, तो पहले साल की मैं बात करूं, फर्स्ट ईयर, तो आपको पता है कि ब्याज किस पर लगेगा, 15,000 पर। तो 15,000 पर सीधा सा 12% हमने ब्याज लगाया, तो 15,000 का 12% जीरो हटा देंगे, तो ये आ जाएगा 1800। इतना ही होगा पहले साल का ब्याज। दूसरे साल का ब्याज देखें, ठीक है। तो आपको क्या करना अब कि अगले साल ब्याज का भी तो ब्याज जुड़ता है ना, तो सीधा सा या तो आप 1800 इसमें जोड़कर ब्याज निकाल लो, या फिर सीधा सा आप 1800 का ब्याज निकाल लो, ठीक है। तो 2 साल का पूरा निकालना, फिर तो 1800 जोड़ लो और ब्याज निकालो। जैसे मान 1800 जोड़ो कितना हो जाएगा, 16,800। अब इस पर 12% का ब्याज लगा दो, तो कितना मिला, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 12 × 8, ठीक है। कैरी कितने की, फिर 12 × 6, 12 × 8 96, कैरी 9, 12 × 6 72 और 9, 72 और 9 81, कैरी 8, 12 और 8 20। तो 2016 पहले साल ब्याज कितना आया, 1800। दूसरे साल कितना आ गया, 2016। कुल मिला के ब्याज कितना होगा, तो आप बोल सकते हैं 1800 और 2016 कितना ब्याज हो गया, 3816, ठीक है। ये तरीका लगा देंगे पहले साल और फिर दूसरे साल। चलो अब मैं आपको एक तरीका और सिखा देता हूँ कि जब ब्याज की बात करें, CI, तो 1 साल तब वन फॉर्मूला होता है ए। 2 साल की बात करें तब फॉर्मूला होता है 2A + B। 3 साल की बात करें तो फॉर्मूला होता है 3A + 3B + C। अगर आप GD का एग्जाम देंगे 3 साल तक का याद कर लोगे बहुत है, ठीक है। याद करना आसान है, देखो 1, 21, 331 याद रहेगा, 1, 21, 331, ए 2A + B 3A + 3B + C। अब इसका यूज कैसे करना वो भी समझ लेते हैं। जैसे अभी वाले सवाल में था ना अपने पास में कि भाई प्रिंसिपल है 15,000, ठीक है। रेट आपको दे रखी है 12% और टाइम आपको दे रखा है 2 साल, ठीक है। तो अब हम कैसे यूज करेंगे कि आपको देखा कि अगर हमने ये याद रख लिया 2 साल का 2A + B, तो आप क्या करना है, ए का मान निकालना। ए क्या होगा, प्रिंसिपल का रेट निकाल लो, सीधा 15,000 का 12%। तो ये हमने कैलकुलेट करने से अपने पास कितना आएगा, 1800। फिर हम बी निकालें, बी क्या होगा, जितना ब्याज आ गया ना उसका ब्याज, 1800 का 12% कितना होगा, तो जीरो काट लो, 12 × 8 96, कैरी 9, 12 और 9 21। तो इस तरह से ब्याज का ब्याज, अगर मुझे सी चाहिए तो सी कैसे कैलकुलेट करूंगा, 216 का फिर 12%, ठीक है। तो ऐसे यूज किया जाता है। तो आपने देखा कि 2 साल का हमने निकाल लिया, फॉर्मूला क्या है, 2A + B। तो 1800 को दुगुना प्लस 216, तो 18 × 2 3600 और 200 कितना हो जाएगा, 3816। तो ये तरीका हम लगा सकते हैं। तो ये याद करना चाहिए, तो अच्छे कंसेप्ट है, याद कर लेना आप लोग, ठीक है। आगे भी सवाल आएंगे, CI के हर दिन आपके सवाल करते रहेंगे, तो इस टाइप के ये आपको कंसेप्ट बिल्कुल ही करेक्ट मतलब समझ हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर भी 3816 था। आप चाहें तो अलग अलग कैलकुलेट कर लो, क्योंकि जीडी में देखो बड़ा सवाल नहीं आने वाला, आप चाहें तो इस तरह से कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जैसे 3 साल का आ जाए तो ये ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभार रेट ऐसी दे देंगे 7%, 11%, तो उनका फ्रैक्शन बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फ्रैक्शन मेथड से आपको जाना ही नहीं है,
ठीक है, क्योंकि आजकल ऐसे एग्जाम में ऐसे मिल रहे हैं आपको, 7% आ गया, 11%, 13% ब्याज होगी। तो फ्रैक्शन तो किसके बनते हैं भाई, जिसके वैल्यू आसान होती है, 10% हो गया, 20% हो गया, 25% हो गया, तो उनकी फ्रैक्शन निकालना आसान होता है। अगला सवाल पढ़ो आप लोग, आसान सा रेशियो का सवाल है। आपको बोला 4t = 5u, 4t = 5u, देन आपसे पूछा गया है t+u डिवाइड t। देखो ओनली ऑन रेशियो वाले सवाल हैं, तो इसको आप बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं कि आपको जो दे रखा है वो है 4t इन 4t = 5u। तब देखो मैं अगर u को इधर लाऊं तो t/u का मान कितना आ जाएगा, 5/4। और आपसे पूछा क्या गया है, t+u डिवाइड t, यही पूछा गया ना। तो देखो t का मान 5 होगा, u का मान 4 होगा, तो 5 और 4 कितने हो गए, 9। t का मान कितना है, 5, तो सीधा सा आपका आंसर कितना हो जाएगा, 9/5। बी ऑप्शन, सीधा रेशियो आपसे पूछा गया और कुछ नहीं करना। ठीक है, अगला सवाल देखो, फिर से कैलकुलेशन वाला सवाल आ गया, इसको जल्दी से कर लेंगे हम लोग। 4509 का भाग दें कितनी बार जाएगा, 500 बार। 1800 इंटू डबल कितना हो गया, 3600, माइनस 31 इंटू 7 कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 2170। कितना हो गया, 2170। तो हमने देखा 3600, 500 हो गया 4100। 4100 में से 2170 घटाओ, कितना बचेगा, 2100 यानी 2000, 2000 में 70 घटाओ, 1930। ठीक है, सीधी कैलकुलेशन कर लेना। तो आपने देखा अभी इस तरह से कैसे सॉल्व कर लिया, क्योंकि बोर्ड मास रूल तो ये कहता है कि न तो आप इधर से सॉल्व करो ना इधर से, आप सिंबल के साथ सॉल्व करोगे। पहले हमने डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, प्लस माइनस हमेशा आपस में अलग अलग बांट देता है। अगला देखो आप लोग सवाल, टाइम एंड वर्क का सवाल है, आसान सा। क्या बोला, इसको ढंग से समझो आप लोग। आपको बोला है कि 22 आदमी 2 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं, तो उसी काम को आधे दिन में, मतलब 2 दिन लग रहे हैं पहले वालों को, बाद में लगना है आधा दिन, तो कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी। देखो एक बात बताओ, एक आदमी किसी काम को 5 दिन में करेगा, तो 2 आदमी, आदमी डबल हो गए, तो टाइम आधा हो जाएगा ना। तो याद रखना, काम जब फिक्स होता है तो टाइम और आदमियों की संख्या या उनकी एफिशिएंसी हमेशा एक दूसरे के उल्टी होती है। 2 दिन से अगर हम आधे दिन में आ जाएंगे, तो ये इसका आधे दिन का 2 गुना, 4 गुना है, तो टाइम, मतलब आदमी की संख्या इसकी 4 गुनी हो जाएगी, 22 का 4 गुना 88। लॉजिकली ऐसे सवाल कर सकते हैं। बाकी तो अपने पास एमडीएस वाला फॉर्मूला है, उसमें रखोगे तो क्या करोगे, m×d। ठीक है, आदमियों को दिनों की संख्या से गुणा कराते हैं, तो 22 आदमी इसको 2 दिनों में कर सकते हैं, तो कितने आदमी इसको आधे दिन में कर सकते हैं। तो ये 2 डिवाइड में इधर आए, गुणा हो जाएगा, तो 22 × 2 × 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 88। ठीक है, फॉर्मूला लिख लो, m×d = m×d। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल देखो। 28% के डिस्काउंट के बाद में हमने अगर 1008 में बेचा है, तो इसका अंकित मूल्य कितना होगा। तो देखो अंकित मूल्य जो मार्क प्राइस होगा, अपने आप को हमेशा कितना होता है, 100%। आपने इसमें डिस्काउंट कितना दे दिया, 28%। इसका मतलब आपने इसको बेचा कितने में, 72% के अंदर। सीधी से मुद्दा है भाई, 100 रुपए में आपकी चीज है, आपने 20% का डिस्काउंट दिया, बेचा कितने में, 80 में। वैसे इसने 100 रुपए की चीज पर 28 का डिस्काउंट दिया, बेचा कितने में, 72 में। तो आपको बोला कि इसका मान देर का 1008 और अंकित मूल्य 100 का मान चाहिए। तो 1008 किसकी वैल्यू है, इतने रुपए में बेचा, मतलब सेलिंग प्राइस कौन है, 72। चाहिए क्या, अंकित मूल्य कितना है, 100। तो 72 का मान देर का था, 100 का मान आपको निकालना है। कर लो कैलकुलेट भाई, किस नंबर से कट जाएंगे, 8 और 1 9, इन 9 का भाग जाएगा 8 बार, इसमें 9 का भाग जाएगा 1 बार, बच की एक, फिर से 1 बार, फिर 2 बार। 8 का भाग इसमें जाएगा 14 बार, 14 × 8 112, 14 × 100 आपका आंसर कितना हो गया, 1400।
सिंपल सा सॉल्यूशन। ठीक है, और कोई लंबा चौड़ा इसमें काम नहीं, डिस्काउंट दे दिया, पीछे बचा वो आपका विक्रय मूल्य हो गया। समझ आ रहा है ना सबको? चलिए भाई अगला सवाल पढ़ो आप लोग। अगला सवाल है आपके लिए कि क्लास के 19 स्टूडेंट का एवरेज है 22, 42 साल के एक नए आदमी की आने से एवरेज हो गया 20। अच्छा, 42 साल के एक आदमी आने से अब एवरेज 20 नहीं हो गया, अब कितना एवरेज होगा वो आपसे पूछा गया है। तो देखो बेसिक सॉल्यूशन देखा जाए बहुत आसान है। क्या करना पड़ेगा आपको कि 19 लोग हैं, इनका एवरेज है 22, तो ये 19 लोगों का टोटल हो गया। इसके बाद में एक आदमी और आया जिसका एवरेज वजन है 42, अब टोटल कितने हो गए? 20। ये आपको चाहिए एवरेज। ठीक है, तो अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैलकुलेशन करना भी आपको आना चाहिए, जितना हो सके आसान बनाएंगे। 2 का भाग 10 बार, 2 का भाग 11 बार, इसमें 2 का भाग 21 बार। हमने ऐसा क्यों किया कि देखो ऐसे भाग दे सकते हैं, जब प्लस होगा तो दोनों में अलग अलग भाग देना पड़ेगा। देखो 11 इंटू 19 कितना हो जाएगा? 209, और ये 21 डिवाइड में कितना है? 10। 209 और 21 कितने हो गए? 230। 10 का भाग देंगे, अब कितना आ गया आंसर? 23। यानी अब आपका नया एवरेज कितना हो जाएगा? 23। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। लेकिन अगर हमने बेसिक नहीं पकड़ के, अगर हमने डेविएशन डायरेक्ट मेथड लगाया, तो आप लोग ये समझ के चलो कि एवरेज का मतलब होता है सब बराबर बराबर, सब के सब बराबर बराबर। तो अगर एवरेज एज 22 साल है और ये आने वाला 42 साल का है, तो एक्स्ट्रा कितना हो रहा है भाई? 22 साल तो वो अपने एवरेज का है, 20 साल एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, तो 22 तो होगा ही होगा। जितना एक्स्ट्रा हो रहा है उसको सभी लोगों में बांट दो। 19 लोग पहले थे, एक और आ गया, अब कितने हो गए? 20। तो 20 लोगों में बांटेंगे, आज का एवरेज कितना हो जाएगा? 23। सिंपल सी बात है, बिना पेन उठाए लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, कि 22 तो होगा ही होगा, जितना एक्स्ट्रा है उसको सब लोगों में बांट दो, वो भी एवरेज बन जाएगा। तो 20 साल एक्स्ट्रा थे, उसको 20 लोगों में बांटो, एक एक बढ़ जाएगा, 22 और एक 23, सीधा आंसर हो गया आपका। पढ़ो भी अगला सवाल आप लोग। अगला सवाल बोला है पी का 35% क्यू के 60% के बराबर है। पी का 35% क्यू के 60% के बराबर है। तो क्यू पी का Z/3% है, तो बताओ जेड क्या होगा? देखो यहाँ पर कि क्यू पी का कितना परसेंट यही पूछ लेता, लेकिन यहाँ जेड लिखा, फिर जेड का मान पूछा है। तो थोड़ा थोड़ा एग्जामिनर चेंज करते रहते हैं ऐसी चीजें। देखो आपको क्या लिखा है, पी का 35% क्यू के 60% के बराबर है, यही दे रखा भाई आपको। तो हमने देखा कि दोनों तरफ गुणा ही तो है, परसेंटेज से परसेंटेज हट गए। क्यू को अगर मैं इधर लाऊं, पी अपनी जगह पर है और 60 अपनी जगह पर है, 35 को उधर ले जाएंगे, डिवाइड में हो जाएगा। बोलो क्या यहां तक समझ आया? चलो भाई आगे कट करो। 60 और 35 को किस नंबर से कट कर सकते हैं कि हम 5 5 का भाग दे सकते हैं। 5 का भाग देंगे 60 में जाएगा 12 बार, 35 में 5 का भाग देंगे 7 आ जाएगा। तो P से Q का रेशियो कितना आ गया? 12 से 7। अब अगली लाइन पूछा है क्यू पी का कितना प्रतिशत है? तो ये रहा क्यू, ये रहा पी। क्यू है 7 है, पी है 12। 7 12 का कितना प्रतिशत है भाई? आप लोग बोलोगे 4 का भाग गया 3 बार, इसमें 4 का भाग गया 25 बार। 25 × 7 हो गया 175/3%। क्यू पी का कितना प्रतिशत है? 175/3। लेकिन 175/3 को क्या लिख दिया यहाँ पर? Z/3। बस यही तो कहानी हो गई यहाँ पर कि भाई Z/3 का मान है 175/3। तो 3 से 3 कट गया, Z का मान कितना है? 175। बस कंफ्यूज करने के लिए यहाँ ले आपको Z/3 लिख दिया गया। बात समझ आई? तो सीधा क्या करना, Q का P से परसेंटेज निकाल लेना, और फिर जो भी वैल्यूज हैं वो Z/3 के बराबर रखेंगे, तो Z का मान भी आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल। अगला सवाल आपसे रिलेटेड है कि एक समबाहु त्रिभुज की साइड्स बताओ जिसका एरिया दे रखा है 16√3। चलो भाई
थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ समबाहु त्रिभुज के बारे में, ताकि आपकी कभी कोई गलती नहीं होगी। देखो आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज की सभी साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, मान लो साइड अपने पास में ए है, तो इसका पेरीमीटर परिमाप कितना होगा? क्योंकि मेंसुरेशन काफी सवाल आते हैं, परिमाप क्या होगा? 3 इंटू साइड्स। क्षेत्रफल क्या होगा? एरिया इसका। तो एरिया आपको पता होना चाहिए, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। क्लियर है बात? इसके अलावा अगर आपको इसकी ऊंचाई पूछी जाए कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो आपका आंसर होना चाहिए √3/2 इंटू साइड्स। ठीक है, इस तरह से आप ऊंचाई निकाल सकते हैं। अगर आपसे इसमें पूछ लें कि इसकी अंत्य त्रिज्या कितनी होगी, अंत्य त्रिज्या कितनी होगी, तो आपका आंसर होगा साइड के अंदर 2√3 का डिवाइड कर देंगे। अगर आपसे कभी पूछ लें कि इसकी परित्रिज्या कितनी होगी, यानी बाहर वाली परित्रिज्या, तो ये होती है साइड अपॉन √3। तो समबाहु त्रिभुज के अंदर ये आपको 5 फॉर्मूले याद होने चाहिए हमेशा: परिमाप, क्षेत्रफल, अंतः त्रिज्या, परित्रिज्या और ऊंचाई। तो आपको क्या दे रखा है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे √3/4 साइड स्क्वायर बराबर एरिया कितना दे रखा है? 16√3। तो √3 से √3 कट गया, 4 उधर जाए गुणा में, तो 16 इंटू 4 कितना हो गया? 64। स्क्वायर हटाएंगे रूट बनेगा, तो 64 के ऊपर रूट आएगा तो कितना आंसर हो गया? 8। तो आपकी साइड्स कितनी होगी? 8। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपकी फॉर्मूला जरूर याद रख लेना, नोट कर लेना साइड में कॉपी में। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला सवाल देखो आप लोग, अगला क्या बोला इसको समझो। आपको बोला है दिनेश अकेले किसी काम को 96 घंटों में कर सकता है, दिनेश और राहुल मिलकर 48 घंटों में कर सकते हैं, राहुल और तरुण मिलकर 16 घंटों में कर सकते हैं। तो बताओ तरुण अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा? तो देखो जिस जिसने काम किया उसका लिख लेते हैं। अगर हम दिनेश की बात करें, तो दिनेश काम करे कितने घंटों में? 96 घंटों के अंदर। दिनेश और राहुल, दिनेश और राहुल, ठीक है, मैं दिनेश के डी लिख देता हूँ, D4 दिनेश। दिनेश और राहुल कितने वो काम करेंगे? 48 घंटों के अंदर। फिर राहुल और तरुण, राहुल और तरुण काम करेंगे 16 घंटों के अंदर। देखो टाइम एंड वर्क सबने पढ़ा है, सबसे आसान टॉपिक यही है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले टाइम का एलसीएम लेसे पे लेकर टोटल काम लिखेंगे। तो 96, 48, 16 का एलसीएम बताओ, क्या 96 नहीं होगा? क्या इस नंबर के अंदर इन तीनों का भाग नहीं जाता है क्या? बिल्कुल जाता है। कितनी बार जाएगा? तो 96 में 96 के भाग एक बार, 48 का भाग दो बार, 16 का भाग 6 बार। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे इनकी कार्य क्षमता, कि वे किसकी कितनी कितनी कार्य क्षमता है। तो हम बोलेंगे D4 दिनेश की है 1, राहुल की कितनी हो जाएगी? तो आप बोलेंगे भाई दिनेश और राहुल दोनों की 2 है, उसमें से एक तो दिनेश की है, पीछे बची एक वो राहुल की है। तो राहुल और दिनेश एक ही डोल गए, बराबर टाइम लग रहा है। ठीक है, फिर राहुल और तरुण, ठीक है, दोनों की 6, उसमें से राहुल की 1 है, तरुण की एफिशिएंसी कितनी है? 5। यानी तरुण बढ़िया आदमी है, ज्यादा काम करेगा, एफिशिएंट है, एकदम फुल एनर्जी में। ठीक है भाई, तो अब देखो आप लोग कि भाई इनमें सब काम किससे करवाना है। तो आपको बोला कि तरुण से काम करवाएं, क्योंकि ये फास्ट काम करेगा। तो इच्छा किससे होगी? तरुण से काम करवाएंगे। तो तरुण को कितना टाइम लगेगा? तो आप बोलोगे भाई काम तो वही का वही बचा है, 96 ही करना है, लेकिन काम अब करेगा तरुण। तरुण की एफिशिएंसी 5। ठीक है ना, तरुण से काम कराना है। अच्छा ये गलत कर दिया ना भाई। हाँ ठीक है, ठीक है, दिनेश अकेला काम 96 दिन में कर रहा था, दिनेश और राहुल 48 दिन में, राहुल और तरुण मिलकर 16 घंटों में। एलसीएम लिया हमने 96। ठीक है, एक ऑप्शन नीचे रह गया यहाँ पर। तो 96 में जैसे आप 5 का डिवाइड करो, 5 का भाग जाएगा 19 बार, 95 बच गए एक, एक में 5 का भाग जाएगा डेसिमल 2। तो ये आपका डी ऑप्शन, ये करेक्ट हो जाएगा 19.2। ठीक है, तो जिससे हमेशा काम करवाना होता है उसकी कार्य क्षमता निकालो, एफिशिएंसी निकालो और फिर आगे कैलकुलेट करो आप लोग।
अब देखो इस सवाल को पढ़ो। तो इसमें आपको बोला है 49 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड 28 प्लस 56 डिवाइड 7 मल्टीप्लाई 8 माइनस 784 डिवाइड 28 प्लस 14 मल्टीप्लाई 2। तो आपको बोर्ड मास का रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बगैर आप इसको नहीं सॉल्व कर पाओगे। बोर्ड मास का हमेशा याद रखना, समझ लेना कि कोई था अपनी बिरादरी का, ठीक है, जो अपने को हमेशा कभी पीछा नहीं छोड़ता, हमेशा आपके साथ रहेगा। तो देखो अब इसका हम यूज भी करेंगे। तो देखो हम पहले क्या सॉल्व करेंगे, भाग देना। भाग किसका देंगे, 28 का। फिर आगे बढ़ेंगे, 56 के अंदर भाग किसका जा रहा है, 7 का। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, फिर माइनस है 784, भाग देंगे 28 का। फिर है प्लस, फिर है 14, फिर मल्टीप्लाई के अंदर 2। ठीक है, भाग देना करें स्टार्ट। तो देखो 7 का भाग 7 बार, 7 का भाग 4 बार, 4 से 4 कट गया 1 बार, हो गया कल्याण यहाँ तक। 7 एकम 7, 7 का भाग 8 बार, 8 को 8 से गुणा करो 64, माइनस का साइन है। 28 का भाग इसमें जाएगा 28 बार। आप सोचोगे सर तो रट गया, ये 28 में 28 का भाग कैसे दे दिया। अरे भाई 28 का स्क्वायर होता है 784, ठीक है, 28 का स्क्वायर 784, आप भी याद रखो 28 का स्क्वायर 784। तो 28 का भाग पूरा 28 बार चला गया। फिर 14 इंटू 2 28, 28 से 28 कैंसिल आउट, 64 और 7 कितने हो जाएंगे, 71। कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। क्लियर है बात। तो ये आज की सीट के अपने पास 20 सवाल थे। हमने जितना हो सके उतना डिटेल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, आपको समझाने की कोशिश करी, आपको समझ भी आया होगा। ठीक है, तो आपको पूरा सेशन कैसा लगा इसके लिए कमेंट जरूर करेंगे अपने अपने हिसाब से, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, आज की जो क्लास है ये लाइव नहीं हो पाई, इसलिए पूरी रिकॉर्डेड आपको क्लास मिल रही है। अगली क्लास कल से 3 बजे, शाम से 3 बजे से लेकर 4 बजे तक, जब तक SSGD का एग्जाम खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक डेली आपकी प्रैक्टिस क्लास चलती रहेगी। ठीक है, तो अपने दोस्तों को भी इसमें जोड़ लेना, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और इसके अलावा जिन लोगों ने अच्छे ढंग से पूरी तैयारी नहीं कर रखी है, ठीक है, उन लोगों के लिए एक पूरा फाउंडेशन बैच हम लेके आ रहे हैं। 20 तारीख से स्टार्ट होगा ये बैच। ये बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चीज में काम करेगा। ठीक है, जैसा हम ऑफलाइन क्लासों के अंदर पढ़ा रहे हैं वैसा का वैसा लाइव रिकॉर्डिंग, मतलब लाइव चलता रहेगा साथ में ऑनलाइन बैच के अंदर। तो लाइव प्लस ऑफलाइन दोनों के अंदर ये होगा। जो बच्चे यहाँ ऑफलाइन आ सकते हैं जोधपुर, वो तो ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जो नहीं आने के लिए, मतलब नहीं आ सकते हैं किसी भी कारण से, वो लोग ऑनलाइन जुड़ सकते हैं इसी बैच के अंदर। तो ऑनलाइन वालों की फीस रहेगी 9,999, और ऑफलाइन के बारे में आपको और ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो आप लोगों में एक नंबर दे रहा हूँ, इस पर आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं, 8181846111। ठीक है, इस पर आप लोग पूछ सकते हैं इस बैच के बारे में और ज़्यादा डिटेल से। और इस क्लास की जो PDF नोट होगी, जैसे आज हमने 20 सवाल करे थे, इसका एकदम जैसा सवाल है साथ में इसका सॉल्यूशन कंप्लीटली आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी डलवा दूंगा, वहां से आपको जल्दी मिल जाएगा। तो उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे, जहां पर आपको कंप्लीट ये PDF मिल जाएगी, ताकि सवाल को वापस से रिपीट कर लेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, तो फिर हम मिल लेंगे अगले एक नए एपिसोड, नए वीडियो के, नई क्लास के अंदर। तब तक आप अच्छे ढंग से पढ़ना, अपने हेल्थ का ख्याल रखना। थैंक यू।